नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको बताएंगे कि दुनिया में जंग के मैदान में आखिरकार क्या हलचल चल रही है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वो कौन सी खबरें हैं जो हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। हम आपसे बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अमेरिका और ईरान के बीच में फिलहाल सीज फायर किस तरीके से चल रहा है। समझौता कराने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिशें भी कर रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर दबाव बनाते हुए जल्द ही समझौता करने के लिए कहा है। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि ईरान के पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस पूरे मामले में वास्तव में समझौता हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी मांगे हैं और उन्हें लेकर के कॉम्प्रोमाइज करने को कोई भी पक्ष तैयार नजर नहीं आता। आज हम आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे कि ईरान ने किस तरीके से अरब देशों में तबाही मचाई। ईरान के इस पलटवार से अरब जगत में सियासी समीकरण अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कल तक सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम देशों के करीब खड़ा यूएई अब अमेरिका और इजराइल का करीबी बनता नजर आ रहा है। सवाल ये कि क्या यूएई सक्रिय रूप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में हिस्सा लेगा। हालांकि अब तक जंग में अरब देशों में सबसे ज्यादा हमले यूएई पर ही किए गए हैं। ईरान ने सबसे ज्यादा यूएई को ही दहलाया है। इस संबंध में भी आज हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे रशिया और यूक्रेन में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से मॉस्को दहला है। पिछले 4 साल से जारी यूक्रेन और रूस की जंग में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ आया है। यूक्रेन ने साल 2022 के बाद से अब तक का रूस की राजधानी मॉस्को पर सबसे बड़ा हमला किया। हमला इतना जबरदस्त रहा कि मॉस्को शहर हिल गया। आज हम आपको यूक्रेन के हमले, रूस के पलटवार के साथ ही अब तक जंग में हुए भीषण अटैक्स के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और साथ ही आपको यूक्रेन की ड्रोन पावर के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उस वक्त की अहम जानकारी आपको देते हैं कि ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी देखने को मिली है। ईरानी टीवी चैनल पर चलाए गए कार्यक्रम में मशीन गन के इस्तेमाल के तरीके को सिखाया गया है। सीधे सीधे ये ईरान की अमेरिका और इजराइल को चेतावनी है, जहां ईरानी टीवी चैनल पर कार्यक्रम में मशीन गन कैसे इस्तेमाल करनी है ये तरीका सिखाया जा रहा है और ईरान के लोगों की तैयारियों को भी इस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये वो तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से मशीन गन चलाना है। ये जानकारी एक पूरे टीवी कार्यक्रम के दौरान दी जा रही है। ये टीवी कार्यक्रम के दौरान जानकारी इसलिए दी जा रही है ताकि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, ईरानी जो नागरिक हैं, वो सीधे तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से देख सके कि अगर आवश्यकता पड़ी तो उन्हें किस तरीके से बंदूकें उठानी है, मशीन गन उठानी है। ये टीवी कार्यक्रम है। आप जरा सोचिए, किसी देश में भला ऐसा होता है कि वहां पर टीवी चैनल्स पर यह बताया जाए कि आपको किस तरीके से मशीन गन का इस्तेमाल करना है। इसके लिए बाकायदा जो ईरान का सैनिक है वो भी पहुंचा हुआ है और टीवी चैनल में वो ये पूरा कार्यक्रम में बताते हुए नजर आते हैं कि कैसे इस मशीन गन का इस्तेमाल करना है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि ईरानी महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। ईरानी महिलाओं को हथियार की ट्रेनिंग दी जा रही है और ईरान की महिलाएं वक्त वक्त पर नजर आती हैं, हाथ में राइफल लोड करते हुए महिलाएं एक बार फिर से नजर आई हैं। नागरिकों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 करोड़ लोग हैं जिन्होंने वॉलंटियर के तौर पर हस्ताक्षर किए हैं कि वो इस युद्ध में उतर करके अपनी सेना और सरकार का समर्थन करेंगे। वीडियो के माध्यम से ये जरा वीडियो आपको दिखा देती हूँ। यूएस को और इजराइल को ये कैसे धमकी और चेतावनी है। ये महिलाएं जिन्हें लेकर के ये कहा जा रहा था अमेरिका की तरफ से कि उन पर अत्याचार होते हैं, वही महिलाएं आज राइफल AK-47 हाथों में लेकर के उसे असेंबल करते हुए नजर आती हैं। और ये तैयारी सिर्फ इसीलिए हो रही है कि ईरान जानता है आगे आने वाले वक्त में अमेरिका बातों से नहीं मानने वाला है, बल्कि वो हमला करेगा और उस हमले में तैयारी हर एक नागरिक की सुनिश्चित की जा सके, इसलिए ये असेंबलिंग दिखाई जा रही है। ये वीडियो जारी किया जा रहा है कि कौन कितनी देर में ये पूरी राइफल असेंबल कर सकता है। 2 खबरें आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से एक तरफ टीवी कार्यक्रम के दौरान ये जानकारी दी जा रही है कि मशीन गन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां ईरानी महिलाओं को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये महिलाएं राइफल लोड करते हुए दिखाई दे रही हैं और नागरिकों को भी वहां के हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है और वीडियो के माध्यम से यूएस को धमकी भी दी गई है कि अगर वक्त पड़ा तो ईरानी नागरिक सड़कों पर उतरेंगे और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सरकार और सेना का समर्थन करेंगे। जानकारी ये भी है कि पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि हॉर्मुज में अंडरसी केबल्स पर ईरान की नजर है। केबल्स के माध्यम से ईरान दबाव बना सकता है और ये तो उसकी तरफ से पहले भी कह दिया गया है कि आपको यहाँ पर भी टोल देना होगा और अगर आप टोल नहीं देते हैं तो
जितनी भी अंडर सी केबल्स वायर है, ये जो आप केबल्स देख रहे थे, उन केबल्स को तोड़ दिया जाएगा, उन केबल्स को क्षतिग्रस्त किया जाएगा। और ये समुद्र के अंदर इतनी गहराई से बिछी हुई हैं ये केबल्स जो आप देख रहे हैं 300 फीट 200 फीट नीचे तक, कि जिन्हें तुरंत से ठीक करना भी मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय कानून ये कहता है कि अगर इंटरनेट सी केबल्स को आपको ठीक करनी है तो आपको उस देश की इजाजत लेनी होगी, और ईरान ऐसे में आड़े आएगा जरूर से, ये कहकर के कि सुरक्षा के लिहाज से परिस्थितियां ठीक नहीं है। तो अब ऐसे में जो देश पैसा देगा उसे ही इनका इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। हालांकि अभी तक उसने ये प्रपोजल दिया नहीं है, लेकिन वो कभी भी ये प्रपोजल दुनिया के सामने रख सकता है, जैसा कि उसने हॉर्मुज पर टैक्स वसूलने के लिए रखा है। वहीं एक और जानकारी सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को एक बार फिर से चेतावनी देखने को मिली है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस बार मान जाओ ईरान के पास, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही चाइना से वापस आए, उन्होंने कहा कि ईरान जल्द समझौता करे। ये उनकी तमाम दलीलें एक बार फिर से सामने आने लगी ईरान को लेकर के, जो ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है और ईरान को समझौता कर लेना चाहिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसी तरीके से ईरान को धमकियां देते रहते हैं, चेतावनियां देते रहते हैं, लेकिन ईरान पर बहुत ज्यादा फर्क इसका नहीं पड़ता है। ईरान ने अपनी शर्तों का पूरा पुलिंदा तैयार करके रखा है कि मानना है तो हमारी शर्तों पर मानिए, नहीं मानना है तो ठीक है। हम अपने नागरिकों को हथियारों के बारे में समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कैसे आपका मुकाबला करना है। इसके अलावा दुनिया भर में हॉर्मुज के रास्ते तेल सप्लाई हमने आपकी वजह से वैसे ही बाधित कर दी है, और वक्त अगर ये कहने लगा कि आपको इंटरनेट सी केबल्स को भी नुकसान पहुंचाता है तो हम वो भी करके दिखा देंगे। और यही तमाम तैयारियों की बदौलत ईरान बार बार अपनी शर्तों पर आकर के टिक जाता है कि आप या तो हमारी शर्तें मानेंगे, और अगर नहीं मान पाएंगे तो हमारे पास तैयारियां बहुत ज्यादा है। अमेरिका ईरान के बीच में समझौता होने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों पक्षों की अपनी अपनी मांगे हैं, अपनी अपनी मांगों से कम पर उन्हें समझौता नहीं करना है, और दूसरे पक्ष को वो मांगे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इन सब के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में छाई शांति एक बार फिर जंग की आहट के साथ टूटती दिख रही है। राष्ट्रपति ट्रंप हर हाल में ईरान को झुकाने की कोशिशों में जुटे हैं। उस पर मानसिक दबाव बनाने के साथ साथ होर्मुज पर नाकेबंदी जारी है, जिससे ईरान को आर्थिक नुकसान हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उससे जल्द बेहतर परमाणु समझौता प्रस्ताव नहीं दिया तो अमेरिका और बड़े सैन्य हमले करेगा। उन्होंने कहा कि घड़ी चल रही है और ईरान के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अमेरिकी मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अभी भी युद्ध खत्म करने के लिए समझौता चाहता है, लेकिन ईरान अब तक अमेरिका की मांगे मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप को उम्मीद है कि ईरान नया प्रस्ताव देगा और वो पहले के प्रस्ताव से बेहतर होगा। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर ईरान ने जल्दी फैसला नहीं लिया तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। हालांकि उन्होंने बातचीत के लिए कोई तय समय सीमा नहीं बताई। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बना हुआ है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ट्रंप मंगलवार को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ बड़ी बैठक करेंगे। इसमें ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि अगर बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो अमेरिका फिर से हमले शुरू कर सकता है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने ईरान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की थी। उससे पहले ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ मौजूद थे। उधर ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए अमेरिकी सेना तैयार है। लगातार ड्रिल की जा रही है। अमेरिकी कमांडो तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर की तैयारी जारी है।
माना जा रहा है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका जल्द ही ईरान पर बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। हालांकि जंग के लिए ईरान भी तैयार है। ऐसे में अमेरिका की इस कार्रवाई का परिणाम बेहद खतरनाक हो सकता है। एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना अपनी तैयारियों को धार दे रही है। अब आपको बताते हैं अमेरिका और इजरायल ने आखिरकार क्या-क्या नए टारगेट सेट कर दिए हैं। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ईरान में प्रचंड प्रहार के लिए दोनों ही देशों यानी अमेरिका और इजरायल की तरफ से टारगेट सेट कर दिए गए हैं। निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने हैं और ये बहुत पहले से 2025 में तो सभी ने वो पूरा ट्रेलर देखा था। नातांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की तबाही का प्लान दोनों देशों ने लिख करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ फोर्डो अंडरग्राउंड साइट पर भी भीषण हमला किया जाएगा, भीषण वार किया जाएगा। नातांज, फोर्डो, इस्फहान, इसलिए क्योंकि यहीं पर कहीं ना कहीं 440 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम छिपाया गया है ईरान की तरफ से। इस्फहान रिसर्च सेंटर पर भी घातक प्रहार किया जाएगा। 2025 में भी इन्हीं तीनों को निशाना बनाया गया था। और अराक हैवी वाटर रिएक्टर भी इस दौरान नहीं बचेगा। ये भी इनकी तरफ से पूरी स्क्रिप्ट लिख करके तैयार कर ली गई है। जो यूएस और इजरायल के नए टारगेट है उसमें निशाने पर तेहरान के आसपास मौजूद सैन्य कमांड नेटवर्क की है। ईरान की सैन्य क्षमता पूरी खत्म करने का प्लान है। तो ये नए टारगेट तो सेट हो गए हैं, लेकिन कब इन पर हमला होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि इससे पहले ईरान ने सीधे ट्रंप और नेतन्याहू पर निशाना साध करके पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अब आपको ये बताती हूँ कि ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ आखिरकार क्या बड़े कदम उठाए थे। तो ईरानी संसद में ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या का बिल पेश किया गया था ईरान की तरफ से। उन्होंने पूरी एक लिस्ट तैयार की थी कि अब किन किन नेताओं को मौत के घाट उतारना है। ईरान में ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए कानूनी ड्राफ्ट तैयार किया गया। ईरानी सांसदों ने एक नया खतरनाक बिल तैयार किया। अजीजी की तरफ से ये जानकारी मिली। ट्रंप नेतन्याहू की हत्या की प्लानिंग का पर्दाफाश हुआ। ईरान के तरफ से बताया गया कि ईरान की हिट लिस्ट में ट्रंप, नेतन्याहू सेटकॉम के कमांडर हैं और यही बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते रहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। अब ईरान में ट्रंप की हत्या की क्या तैयारियां हैं? ईरानी सरकार अपनी तिजोरी से 500 करोड़ रुपए का नगद इनाम देगी, ये उनकी तरफ से कहा गया। ईरान की दुनिया भर के मुसलमानों से साथ देने की अपील है। वो बात अलग है कि उसी मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्रीज उनका साथ नहीं दे रही। ईरान समर्थित मुस्लिम ट्रंप की हत्या के लिए आगे आए, ईरान की तरफ से ये अपील की गई है। ईरान कह रहा है कि समर्थक ट्रंप को खौफनाक सजा दे। ईरान ने आम लोगों के मोबाइल पर मैसेजेस भेजे हैं इसके लिए बाकायदा। ईरान ने लोगों से एसएमएस और वेबसाइट के माध्यम से रजिस्टर करने की अपील भी की है। ट्रंप की हत्या के लिए ईरान को करीब 2,90,000 लोगों का सपोर्ट मिला है। 2,90,000 लोगों ने खुद जाकर के हस्ताक्षर किए हैं कि वो वॉलंटियर के तौर पर इस युद्ध में ईरान के साथ उतरेंगे। ईरान की जनता ने करीब $25 मिलियन का फंड जुटाया है अपने देश के लिए। ईरानी हैकिंग ग्रुप ने 50 मिलियन डॉलर के सीक्रेट बजट उन्हें दे दिए गए हैं ताकि वो भी इसमें मदद कर सके। दूसरी तरफ ईरान की जो अचूक तैयारी, उसके बारे में एक बार फिर से बताती हूँ कि ईरान ने नागरिकों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और उसके लिए बाकायदा टीवी चैनल्स पर कार्यक्रम चल रहे हैं। IRGC ने ईरानी नागरिकों को हथियार चलाने सिखाने की जो ट्रेनिंग है वो देना शुरू कर दिया है। युद्ध के हालात से निपटने की ट्रेनिंग भी इस दौरान दी जा रही है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, 12 साल के ऊपर के जो भी लोग हैं, सब इन ट्रेनिंग का पार्ट्स है। अमेरिका या इजरायल की धमकी के बाद IRGC ने ट्रेनिंग देनी दरअसल शुरू की है। वीडियो में ईरानी नागरिक ट्रेनिंग लेते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार उनकी ट्रेनिंग के वीडियो जारी किए जाते हैं। अमेरिका के साथ लड़ाई लड़ने के लिए ईरान की तरफ से तैयारी की जा रही है। तो ईरान की ये तमाम तैयारियां हैं जो ये बता रही हैं कि वो पूरी तरीके से एक बात समझ चुका है कि अमेरिका के साथ बातचीत से मसला हल नहीं होने वाला है, इसलिए अपनी तैयारियों को जारी रखें। अमेरिका की वॉर काउंसिल की हाई लेवल बैठक हुई इस दौरान बताया जा रहा है। अमेरिका ने भी वॉर काउंसिल की मीटिंग बुला ली है। अब ये मीटिंग बुलाई गई है तो यूं ही नहीं बुलाई गई है, बल्कि तैयारियों के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी मौजूद रहे हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CIA डायरेक्टर भी शामिल हुए हैं। ईरान से बातचीत की धीमी रफ्तार से ट्रंप नाराज हैं, ये हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है।
ईरान पर हमले के लिए यूएस सेना तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि बातचीत के रास्ते अगर नहीं खुल पा रहे हैं तो सीधे जाकर के हमला कर दो। हमले से अपने मकसद को हम अंजाम देंगे, ये तैयारियां दरअसल की जा रही हैं। अमेरिका की ये वॉर काउंसिल की मीटिंग बेहद अहम है इस लिहाज से कि ईरान के साथ अगर बातचीत से मसला हल नहीं होगा तो आखिरकार आगे क्या कदम उठाने हैं, इस पर बाकी देशों के साथ सहमति बने और वो आगे बढ़ जाए। खबर यह है कि यूएस ईरान समझौते को लेकर के जानकारी मिली है। अमेरिका ने ईरान के सामने 5 शर्तें रखी हैं। अमेरिका ने ईरान के सामने 5 शर्तें रखी है क्योंकि अमेरिका के सामने ईरान जो भी शर्तों का पुलिंदा भेजता है, अमेरिका उसे सीधे रिजेक्ट कर देता है। एक बार फिर से 5 शर्तें। ईरान से संवर्धित यूरेनियम सौंपने की मांग की गई है। नुकसान के लिए मुआवजा देने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है। अमेरिका ने ईरान के सामने जो 5 शर्तें रखी हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि आपको यूरेनियम भी सौंपना होगा और जो आप मुआवजा मांग रहे हैं कि हमने आपके देश में जो तबाही मचाई है उसका मुआवजा हम दें, तो हम ये नहीं करने वाले हैं। तो ये 2 खबरें हैं कि अमेरिका वॉर काउंसिल की एक तो मीटिंग बुला रहा है, दूसरी तरफ जो मांगे हैं ईरान की वो 14 से 5 हो गई हैं, लेकिन अभी भी उसे मानने के लिए अमेरिका तैयार नहीं है, यानी उसकी तैयारियां वॉर की दरअसल शुरू हो चुकी है। मिडिल ईस्ट की शांति अब बारूदी वार पलटवार से टूटने की आशंका पुख्ता होती जा रही है। अमेरिका और ईरान लगातार एक दूसरे पर समझौते के लिए अपनी मांगे मानने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन समझौता होता नजर नहीं आ रहा है और मध्यस्थों की कोशिश बेकार पूरी तरीके से नजर आती है। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच अधर में लटकी बातचीत एक बार फिर से मझधार में फंसती दिख रही है। अमेरिका ने तेहरान की बातचीत के प्रस्ताव पर किसी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका कुछ ठोस रियायत दिए बिना ऐसी शर्तें तेहरान पर थोपना चाहता है जो ना तो जायज है ना ही किसी स्थिति में मानने लायक है। दरअसल अमेरिका ने ईरान को समझौते का मसौदा भेजा जिसके मुताबिक ईरान को केवल एक ही परमाणु साइट्स एक्टिव रखने की इजाजत दी गई थी, जबकि बाकी सभी पर ताला लगाने को कहा गया था। इसके अलावा ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। अमेरिका ने ईरान के विदेश में फ्रीज की गई संपत्तियों को छोड़ने से इनकार कर दिया। साथ ही सभी मोर्चों पर दुश्मनी खत्म होने की बात कही गई थी। ईरान ने अमेरिका के प्रस्ताव के जवाब में अपना प्रस्ताव भेजा था, जिसमें ईरान ने सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने की बात कही थी। इसके अलावा लेबनान में भी इजरायल के सैन्य अभियान रोकने की मांग की गई थी। ईरान ने होर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी हटाए जाने और सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध खत्म करने की मांग की थी। इसके अलावा विदेशों में जमा फ्रीज संपत्ति तुरंत छोड़ने की मांग की गई थी। साफ है कि इस जंग का अंत समझौते के जरिए होता नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं। और ये मांगे ही समझौते की आड़ में सबसे बड़ा रोड़ा दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। अमेरिका ने इस समझौते के लिए ईरान के सामने अपनी शर्तें रख दी हैं। अमेरिका एक तरफ मुआवजा देने को तैयार नहीं दिख रहा, वहीं दूसरी ओर ईरान से संवर्धित यूरेनियम सौंपने की मांग कर दी गई है। अब अमेरिका की शर्तें क्या है? शर्तें ये है कि ईरान केवल एक ही न्यूक्लियर साइट चलाएगा और बाकी को बंद कर देगा और अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप देगा। इसके साथ ही ईरान की विदेशों में फ्रीज संपत्तियां नहीं छोड़ी जाएंगी, युद्ध के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा और बातचीत की शुरुआत के साथ ही सभी मोर्चों पर दुश्मनी भी बंद होगी। ये 5 शर्तें रखी गई हैं अमेरिका की। अमेरिका के प्रस्ताव के पहले ईरान ने भी समझौते के लिए अपनी मांगे रखी। अब आपको ईरान
की मांगों के बारे में बताती हूँ कि उन्होंने क्या मांगा है। सभी मोर्चों पर जंग खत्म होनी चाहिए, ये मांग की गई है ईरान की तरफ से। सभी मोर्चों पर जंग खत्म हो जाए, लेबनान में इजराइल के हमले रुक जाए, हॉर्मुज पर अमेरिका की नाकेबंदी हटाई जाए, सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं और विदेशों में फ्रीज संपत्तियां छोड़ी जाएं, जो कि अमेरिका ने अस्वीकार कर दी। दूसरी तरफ सऊदी अरब का ड्रोन अटैक नाकाम करने का दावा है। सऊदी ने 3 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इराक की ओर से ये ड्रोन आने का दावा किया गया है। ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया है और ये जो ड्रोन है वो इराक की तरफ से आ रहे थे। सऊदी ने 3 ड्रोन को भी मार गिराया है, ये भी बताया जा रहा है। कहने के लिए सीज फायर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमले जिससे जहां करने हैं वो अभी भी करते हुए नजर आ रहा है। यूएई ईरान की तरफ बढ़ रहा है, सऊदी अरब की तरफ ड्रोन आते हैं और ईरान यूएई में कई जगह पर हमले करते हुए नजर आता है। ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल के साथ सीज फायर हो सकता है, लेकिन अरब मुल्कों के साथ ये सीज फायर नहीं। और ईरान का सीधा सीधा ये कहना है कि दरअसल इन तमाम देशों ने अपनी जमीन का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करने दिया, अब ऐसे में इन्हें भी हमारे हमले झेलने होंगे। और दोनों ही देश यूएई हो या ईरान हो पहले से ही दुश्मनी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनके लिए ये अच्छा मौका है कि इस युद्ध में वो एक दूसरे का जितना नुकसान कर सकते उतना करें। अब एक और जानकारी है कि यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक बड़ा अटैक हुआ है। ये बड़ा हमला बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया गया है और ये हमला बाराका पर ड्रोन से किया गया है। हमले के बाद रेडिएशन लीक की हालांकि कोई खबर सामने नहीं आई है। तो ये वो तस्वीर है, ये वो बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर ड्रोन से हमला किया गया है। हालांकि यहाँ पर कोई भी रेडिएशन लीक की खबर नहीं आई, लेकिन जैसे ही ये खबर आई दुनिया भर में कोहराम जरूर मचा कि एक बार फिर से क्या दुनिया परमाणु अटैक होने की वजह से या फिर यूं कहिए कि परमाणु जो साइट है वहां पर अटैक होने की वजह से रेडिएशन को बर्दाश्त करेगी। ईरान ने जो किया उसे इसकी निंदा भी बहुत सारे देशों से सुननी पड़ रही है। भारत ने भी इस बात की निंदा की है कि बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जो ड्रोन अटैक किया गया है वो दरअसल नहीं किया जाना चाहिए था। दूसरी तरफ सऊदी अरब ये बता रहा है कि उसकी तरफ इराक से ड्रोन भेजे गए, लेकिन उसने 3 ड्रोन को मार गिराया है। युद्ध के दौरान ईरान ने अरब देशों में भारी तबाही मचाई। ईरान ने सबसे ज्यादा हमले यूएई पर किए। यूएई के कई अहम ठिकानों को दहला दिया गया और अब एक और अहम ठिकाने पर अटैक किया गया है। अबू धाबी के बाराका न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन हमला किया गया। इस पावर प्लांट को यूएई की ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा माना जाता है। यूएई के अल धफ्रा क्षेत्र स्थित बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी हिस्से में ड्रोन हमले के बाद आग लगने की खबर सामने आई। यूएई के अनुसार ड्रोन स्ट्राइक की वजह से प्लांट के इनर सिक्योरिटी सर्कल के बाहर लगे एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग भड़क उठी। अधिकारियों के अनुसार घटना के तुरंत बाद सुरक्षा और दमकल टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। यूएई की फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन यानी FANR ने एक बयान में कहा कि परमाणु संयंत्र की सभी महत्वपूर्ण प्रणालियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर किसी तरह का असर नहीं पड़ा, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर और उससे जुड़े संवेदनशील सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। इस बीच खबर है कि अमेरिका यूएई पर ईरान के खिलाफ आक्रामक कदम उठाने का दबाव बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप के करीबी अधिकारी चाहते हैं कि यूएई ईरान के लावान आइलैंड पर कब्जा करे। ईरान युद्ध के बीच यूएई, अमेरिका और इजराइल की नजदीकी बढ़ी है, जबकि खाड़ी देशों के रिश्तों में तनाव गहरा गया है। खबरों के अनुसार ट्रंप की टीम के कुछ लोग चाहते हैं कि अमेरिका के बजाय यूएई सीधे मैदान में उतरे। एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के अनुसार यूएई को ईरान के खिलाफ आगे बढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अप्रैल की शुरुआत में यूएई ने गुप्त सैन्य कार्रवाई के दौरान लावान आइलैंड को निशाना भी बनाया था। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा हमले यूएई पर किए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने यूएई पर 2800 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दागी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने बड़े हमले ने यूएई को अपनी सुरक्षा और विदेश नीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।
शुरुआती दौर में यूएई ने सऊदी अरब और कतर से ईरान के खिलाफ संयुक्त जवाबी कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन दोनों देशों ने खुलकर साथ नहीं दिया। इसके बाद यूएई ने अमेरिका और इजरायल के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर लिए। दूसरी तरफ सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों के साथ यूएई के संबंधों में तनाव बढ़ गया है। इस बीच यूएई ने मई में ओपेक छोड़ने का फैसला भी किया। माना जा रहा है कि इसके पीछे क्षेत्रीय मतभेद भी बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूएई के पावर प्लांट पर जो अटैक हुआ है उसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ ग्राफिक्स के जरिए कि अबू धाबी के बाराकान न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक किया गया है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ईरानी ड्रोन से हमला किया गया है, लेकिन इससे कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। प्लांट परिसर में मौजूद जनरेटर में आग लग गई थी, हालांकि इसके बारे में ये जानकारी मिली, लेकिन प्लांट की जो सभी यूनिट्स हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित बताई जा रही है और इसी वजह से यहाँ पर कोई भी रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। रेडिएशन लीक होने का खतरा था, लेकिन अभी जानकारी ये है कि रेडिएशन नहीं हुआ है। अरब जगत का पहला न्यूक्लियर प्लांट है बाराका, जिस पर ड्रोन अटैक किया गया सीधे तौर पर ईरान की तरफ से। यूएई की इलेक्ट्रिक सप्लाई के बड़े हिस्से का उत्पादन इसी बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट से होता है। अबू धाबी और साथ ही साथ दुबई, यूएई को हमेशा इस बात का डर सताते रहता है कि कहीं उस पर, उन दोनों शहरों पर ईरान ऐसा हमला न कर दे जिसकी वजह से वो दोनों शहर तबाह हो जाए, इसीलिए वो इजराइल के साथ अपनी दोस्ती तक को नकार देता है। अब आपको ये बताती हूँ कि कैसे हॉर्मुज में ईरान और यूएई का विवाद हमेशा से छिड़ा हुआ है, बहुत पहले वक्त से। खुद को हॉर्मुज का गेटकीपर ओमान और यूएई मानते हैं। यूएई भी इस बात पर दावा करता है कि वो हॉर्मुज का रखवाला है। यूएई का तट सीधे तौर पर हॉर्मुज के सक्रिय हिस्से को नहीं छूता है, इसलिए ईरान इस बात को नहीं मानता है, वो नकारता है। ओमान और ईरान के साथ यूएई की समुद्री सीमा मिलती है। दूसरी तरफ यूएई और ईरान के बीच में अबू मूसा ग्रेटर चुनाव और लेसर चुनाव द्वीपों को लेकर के विवाद है और ये विवाद 1971 का है। लावान द्वीप को लेकर के भी यही विवाद देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ अबू मूसा हो, ग्रेटर चुनाव हो, लेसर चुनाव हो, इन सब पर ईरान का कब्जा है और यहाँ पर बाकायदा ईरान की तरफ से अपनी सेना को तैनात किया गया है। दूसरी तरफ लावान द्वीप को लेकर के भी यही जानकारी मिली थी। लावान द्वीप को लेकर के ये कहा गया अमेरिका की तरफ से कि उस पर यूएई जाकर के अपना अधिकार जमा ले, अपने सैनिकों को उतार दे। अब जरा आपको ये बताती हूं कि केवल ईरान ही नहीं, यूएई के दूसरे पड़ोसी मुल्कों से भी अदावत है। अब कौन कौन से वो मुल्क है? सूडान संघर्ष के दौरान यूएई ने सेना की बजाय आरएएफ का साथ दिया, इसलिए उसका सूडान के साथ भी अच्छी खासी दुश्मनी है। आरएएफ को सहयोग और हथियार दिए जाने से सऊदी अरब भी नाराज हो गया। अरब मुल्क और नाराज हो गए इनसे कि यूएई आखिरकार क्यों उन्हें मदद दे रहा है। यमन में सऊदी समर्थित सरकार की बजाय मिलिशिया का समर्थन इनकी तरफ से कर दिया गया। सुन्नी बाहुल अरब देशों ने सीरिया के बशर अल असद से दूरी बना ली और दूसरी तरफ यूएई ने 2018 में सीरिया की राजधानी में अपना दूतावास जाकर के खोल दिया। इसलिए अरब मुल्कों के साथ यूएई की भी अदावत देखने को मिलती है। ईरान से युद्ध में यूएई ने अमेरिका इजराइल का साथ दे दिया। इजराइल के साथ वो जाकर के खड़ा हो गया। ईरान पर हमले के लिए उसने जमीन और एयर स्पेस दे दिया। हालांकि बाकी के अरब मुल्कों की तरफ से ये कहा गया था कि वो अपना एयर स्पेस का इस्तेमाल, जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं करने देंगे, लेकिन यूएई का ये स्टैंड देखने को नहीं मिला। ओपेक संगठन से अलग होने के कारण सऊदी से और ज्यादा तनाव भी बढ़ गया। तो ये यूएई की दुश्मनी बाकी देशों से भी देखने को मिलती है। यूएई और ईरान के बीच दुश्मनी की एक बड़ी वजह इजराइल और यूएई के बीच कम होती हुई दूरियां भी है, दोनों के नजदीक। दरअसल अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में समझौता हुआ जिसे अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है और इसी के बाद यूएई और इजराइल ने एक दूसरे का सहयोग मजबूत किया। अब आपको अब्राहम अकॉर्ड जो समझौता हुआ था उसके बारे में बताती हूँ। साल 2020 का वक्त था जब यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच में यह समझौता हुआ और मध्यस्थता किसकी तरफ से की गई? अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने मध्यस्थता की तीनों देशों के बीच में दोस्ती करवाने के लिए। इजराइल का समर्थक हमेशा से अमेरिका रहा है। ऐसे वो चाहता था कि खाड़ी में जहां पर इजराइल स्थित है वहां उसके कुछ और देशों के साथ संबंध सुधरे। अब्राहम अकॉर्ड समझौता इसके लिए किया गया। इजराइल और अरब देशों के संबंध सामान्य बनाने पर इस दौरान सहमति जता दी गई और ये यूएई ने समझौते के तहत इजराइल के संबंध समान बनाने का ऐलान भी कर दिया। इसीलिए राजनयिक हो, आर्थिक हो, प्रौद्योगिकी हो, सांस्कृतिक हो, सभी मुद्दों पर
तीनों ही देशों में आपसी सहमति बनी हुई नजर आती है। बहरीन ने भी इजराइल से संबंध सामान्य करने पर अपनी सहमति जताती है। दूसरी तरफ जून 2021 में अबू धाबी में इजरायली और तेल अवीव में यूएई का दूतावास खोल दिया गया। ये संबंधों की तरफ, राजनयिक संबंधों की तरफ एक बड़ा स्टेप लिया गया। इजरायल और यूएई के बीच में सीधी उड़ान सेवाएं स्थापित कर दी गई ताकि दोनों ही देशों के बीच में जो कल्चरल एक्टिविटी है वो भी पूरी तरीके से शेयर हो सके। खबर यह है कि यमन एयर डिफेंस का बड़ा दावा देखने को मिला है। अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। मिडिल ईस्ट में टेंशन इसकी वजह से एक बार फिर से बढ़ी हुई नजर आती है। ये यमन एयर डिफेंस है, उन्होंने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया है कि अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया है। मिडिल ईस्ट में टेंशन इसकी वजह से और ज्यादा बढ़ गई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि ये पुरानी तस्वीरें, जंग से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में ये दावा किया जा रहा है कि MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया है। ये सबसे महंगा ड्रोन है उनका MQ-9 रीपर ड्रोन, जिसकी कॉपी भी ईरान की तरफ से की जाती है। लेकिन इस ड्रोन को भी चकमा दे दिया गया है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये किसने गिराया है। हालांकि ये दावा भी यमन एयर डिफेंस का है। अमेरिका ने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा, ईरान ने इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में टेंशन जरूर बढ़ गई है। इराक से लेकर के इजराइल तक और यमन में भी हर जगह अमेरिका ने अपनी सेनाएं पहले से तैनात की हुई हैं। ऐसे वो प्रैक्टिस करते हुए भी कई बार नजर आ जाते हैं, तैयारियां करते हुए कई बार नजर आ जाते हैं। लेकिन इस दौरान अमेरिका को एक और नुकसान झेलना पड़ा है MQ-9 ड्रोन को खो करके। वहीं खबर यह है कि हॉर्मुज को लेकर के ईरान का यूएस को सीधा जवाब देखने को मिला है। हॉर्मुज सभी के लिए खुला है, ईरान ने यह कहा है। व्यापार के लिए खुला है हॉर्मुज स्ट्रेट। खाड़ी में सैन्य कार्रवाइयों की वजह से तनाव है। ईरान ये मान रहा है कि खाड़ी में तनाव है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट सभी के लिए खुला हुआ है। तो अब ये पूरी गेंद अमेरिका के पाले में है कि वहां से वो जहाजों को गुजरने दे, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर सीधा स्टैंड क्लियर करते हुए ये कह दिया, स्पष्ट कर दिया है कि सभी के लिए हॉर्मुज खुला हुआ है, व्यापार के लिए हॉर्मुज खुला हुआ है। हॉर्मुज को लेकर के उनकी तरफ से ये कहा गया, उनकी तरफ से ये जवाब आया है कि हॉर्मुज सभी के लिए खुला हुआ है। दुनिया भर का व्यापार इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है, और अगर इस हॉर्मुज स्ट्रेट से होता है तो सीधे व्यापार पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। कार्रवाई की वजह से तनाव अलग से देखने को मिल रहा है, ये ईरान मान भी रहा है। और अगर ईरान इस बात को मान रहा है तो वो बहुत अच्छे से जानता है कि अगर अमेरिका वहां से हट जाए तो सुचारू रूप से जैसे वहां से पहले व्यापार होता था वैसा ही व्यापार होना एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन अमेरिका की दादागिरी भी हॉर्मुज में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भी ज्यादातर देश वहां से नहीं गुजर पा रहे हैं। और अमेरिका सेंटकॉम खुद ये दावा करता है कि उसने अभी तक लगभग 50 जहाजों को वापस जाने के लिए या रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। अच्छा खासा क्रू फंसा हुआ है, 1500 जहाज फंसे हुए हैं, 20,000 क्रू मेंबर्स वहां पर फंसे हुए हैं। अमेरिका की जिद की वजह से ईरान जाने तो दे रहा है, टोल टैक्स भी वसूल रहा है कई देशों के साथ, लेकिन वो ये मानता है कि यहाँ पर जो तनाव है उसकी वजह से यहाँ से जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं, क्योंकि आधे से जहाज इसलिए भी नहीं जाना चाहते उस पूरे रास्ते से कि या तो अमेरिका हमला कर देगा या फिर ईरान हमला कर देगा। ईरान हालांकि ये कहता है कि वो सेफ स्पेस देगा, लोगों को जाने देगा। ईरान को भले ही जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ा है, देश में हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस जंग ने ईरान को आय का एक स्थायी जरिया भी दे दिया है। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलना शुरू कर दिया है और अब वो नया सिस्टम लागू करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने भले ही ईरान में भारी तबाही मचाई, ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की। ईरान के जर्रे जर्रे पर बर्बादी के निशान मौजूद है, लेकिन फायदे में ईरान ही दिख रहा है। ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट के रूप में आय का एक स्थायी साधन मिल गया। अब तक जिस रास्ते से आसानी से दुनिया भर के जहाज गुजरते थे, अब उसी रास्ते से गुजरने के लिए उन्हें टोल देना पड़ सकता है। और अब खबर है कि ईरान जल्दी हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल टैक्स लगाने की योजना लागू कर सकता है। साथ ही ईरान ने सैन्य सामान ले जाने वाले जहाजों पर सख्ती के संकेत दिए हैं।
ईरान का कहना है कि वो जल्दी हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नया सिस्टम लागू करेगा। इसके तहत जहाजों से टोल टैक्स लिया जाएगा। ईरान का कहना है कि यह कदम युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उठाया जा रहा है। ईरानी सांसद इब्राहिम का कहना है कि ईरानी जहाजों की आवाजाही के लिए नया ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लाएगा। इसके तहत जहाजों के लिए तय रास्ता बनाया जाएगा और खास सेवाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा। अजीजी का कहना है कि सिर्फ वही व्यावसायिक जहाज और देश इस सुविधा का फायदा उठा पाएंगे जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे, यानी ईरान अपने विरोधी देशों के जहाजों पर सख्ती कर सकता है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि ईरान दुश्मन देशों के सैन्य उपकरणों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने नहीं देगा। वहीं ईरानी संसद के डेप्यूटी स्पीकर अली नकजाद ने कहा कि नया कानून ईरान की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून और पड़ोसी देशों के अधिकारों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इससे पहले IRGC ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट का नया नक्शा जारी किया था। इसमें जहाजों के लिए नया सुरक्षित रास्ता दिखाया गया था जो ईरान के तट के बेहद करीब है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर जल्द शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान को बहुत बुरा समय देखना पड़ेगा। ईरानी सांसद अली रजा अब्बासी ने कहा कि संसद एक नया कानून लाने की तैयारी में है। इसी के तहत उन जहाजों की आवाजाही सीमित की जा सकती है जो ईरान विरोधी देशों के लिए सैन्य सामान लेकर जा रहे हों। ऐसे जहाजों पर अतिरिक्त नियम और शुल्क लगाए जा सकते हैं। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बधेर गालिबाफ ने कहा कि दुनिया अब नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। IRGC की तरफ से जो नया नक्शा जारी किया गया है उसमें हॉर्मुज़ के एक बड़े हिस्से को उसने अपने सुरक्षा नियंत्रण क्षेत्र में दिखा दिया है। पश्चिमी सीमा ईरान के केशम द्वीप से लेकर के UAE के अल कुवैन तक, पूर्वी सीमा ईरान के माउंट मुबारक से UAE के फुजैरास के दक्षिण तक, यानी ईरान ने लगभग पूरे ट्रांजिट कॉरिडोर पर अपनी निगरानी और सुरक्षा अधिकार जताने की कोशिश की है। अब वो पूरा जो नया नक्शा उनकी तरफ से जारी किया गया है वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा करके समझा देती हूँ कि आखिरकार IRGC ने जो नया नक्शा जारी किया उसमें किस तरीके से हॉर्मुज़ के इस पूरे बड़े हिस्से को, आज जैसे ये हाईलाइटेड देख रहे हैं, इस पूरे बड़े हिस्से को उसने दरअसल अपना बता दिया है। और इसमें पश्चिमी सीमा ईरान के केशम द्वीप से लेकर के केशम द्वीप को उसने कवर कर लिया है पूरा। केशम द्वीप पर वैसे भी वो अपना अधिकार मानता है। और इसमें UAE के अल कुवैन तक पूर्वी सीमा को उसने दिखा दिया है। वो इस बात को दरअसल मानने से इनकार करता है कि वहां पर UAE की कोई भी सीमा लगती है और UAE के साथ इसीलिए उसका विवाद चलता है। इसीलिए अब उसने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए UAE के अल कुवैन तक अपनी सीमाओं को फैला दिया है और ईरान के माउंट मुबारक से UAE के फुजैरा के दक्षिण तक, यानी ईरान ने लगभग इस पूरे ट्रांजिट कॉरिडोर को कवर कर लिया। पूरा ट्रांजिट कॉरिडोर उसका है, उसने अपनी निगरानी और सुरक्षा अधिकार इस पर जता दिया है। ये वो पूरा नया नक्शा उनकी तरफ से जारी किया गया है। यानी अभी तक तो वो ओमान को भी मानते थे, अब सीधे सीधे उन्होंने ओमान हो UAE हो दोनों को दरकिनार करके ये पूरा का पूरा अपना नक्शा जारी करके ये बता दिया है कि ये जो पूरा हिस्सा है, यानी ये जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है उस पर सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का अधिकार है तो ईरान का अधिकार है। ईरान शुरुआत से इस बात पर भले ही दावा न करता रहा हो, लेकिन इस युद्ध के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उसने अपना दावा करना शुरू कर दिया है। टैक्स भी वसूलेंगे। जिन देशों के जहाज यहां से गुजरने चाहिए सिर्फ उन देशों के जहाजों को वो गुजरने देगा और जिन देशों को वो नहीं गुजरने देना चाहता है उन्हें नहीं जाने देगा। इस नक्शे के साथ एक नया ट्रांजिट प्रोटोकॉल भी जारी कर दिया गया है जिसमें जहाजों को ईरानी तट के करीब से गुजरने का निर्देश दिया गया है। अब ईरान से युद्ध के दौरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जो शिकंजा कसा, या IRGC ने जो नया हॉर्मुज़ का नक्शा जारी किया है, जरा उसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। इस नए नक्शे में बड़े हिस्से को उसने अपना नियंत्रण क्षेत्र बता दिया है। जो नक्शा अभी आपने देखा हॉर्मुज़ स्ट्रेट के ऊपर का हिस्सा केशम द्वीप से लेकर के UAE तक उसने अपना दावा कर दिया है। केशम द्वीप पर पहले भी वो अपना दावा करता रहा है और उसने वहां पर अपनी सेनाएं तैनात कर रखी हैं। जहाजों के लिए उसने नया ट्रांजिट नियम बना दिया है। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ये वही नक्शा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को केशम द्वीप तक उसने अपना दिखा दिया है। हालांकि ये उसकी तरफ से पहले भी कहा जाते रहा है, उसने पहले से इस बात पर हमेशा से दावा किया
कि केशम द्वीप हो या बाकी तमाम द्वीप हो, वो यूएई के नहीं बल्कि हमारे हैं। यूएई के साथ इसी बात को लेकर के विवाद है। अमेरिका ईरान तनाव के बीच में एक बहुत बड़ा कदम है। जहां उससे खुद का देश नहीं संभाल रहा, वहां वो अपने देश का विस्तार करते हुए ये बता रहा है कि आखिरकार उसका देश हॉर्मुज स्ट्रेट किस तरीके से उसके पूरा नियंत्रण उस पर रखता है। अब दूसरी तरफ हॉर्मुज पर जो शिकंजा कसा गया है, उसमें केशम द्वीप, लारक द्वीप, ये पहले से उसका रहा है, लेकिन हॉर्मुज पर शिकंजे के साथ साथ जो पुराना रास्ता है हॉर्मुज का और जो सुरक्षित रास्ता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके पीछे की वजह एक ये भी है कि वहां पर जगह जगह पर माइंस बिछा दी गई है। माइंस की वजह से भी ये रास्ता सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने ये जो पुराना रास्ता जो ये गुजरा करता था उसे नए रास्ते से, सुरक्षित रास्ते से तब्दील करते हुए केशम द्वीप और लारक द्वीप के आसपास से घुमा करके दिया है कि अगर किसी को यहाँ से जाना भी है तो वो इस रास्ते का इस्तेमाल करेगा। पुराने वाले रास्ते को कुछ वक्त के लिए आप कह सकते हैं कि जब तक वहां से माइंस का सफाया नहीं हो जाता है तब तक के लिए उसने बंद कर दिया है। दूसरा रास्ता जो उसकी तरफ से मुहैया करवाया जा रहा है वो केशम और लारक द्वीप को आपको पूरा घूम करके जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप केशम द्वीप के नजदीक से लारक द्वीप के घूम करके तब जाकर के उस सुरक्षित रास्ते के माध्यम से आप निकल पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं किया, पुराना रास्ता फिर से आपने अपनाया, तो यहाँ पर जो ये माइंस बिछी हुई हैं ये कभी भी ब्लास्ट हो सकती है और ये सीधे सीधे नुकसान भी पहुंचा सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट इस युद्ध की सबसे अहम कड़ी, युद्ध की शुरुआत के पहले दिन से माना जा रहा था कि कभी भी ईरान वहां पर अपनी नाकेबंदी कर देगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अमेरिका भी यही कर देगा। हजारों किलोमीटर दूर से आकर के हॉर्मुज में आकर के अपना डेरा डाल करके बैठ जाएगा, ईरान को सीधे सीधे वहां से परेशान करेगा, लेकिन उसने ऐसा कर दिखाया है। और ईरान ने अपना दावा वहां से खोता देख वहां पर जाकर के माइंस बिछा दिए, जिसकी वजह से उसे एक नया रास्ता मुहैया करवाना पड़ रहा है। अब ईरान का हॉर्मुज पर जो दावा है वो क्यों है वो जानिए। हॉर्मुज के उत्तर में दरअसल ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई है। ओमान का अधिकार तो वो फिर भी स्वीकार कर लेता है, लेकिन यूएई का अधिकार वो स्वीकार नहीं करता है। हॉर्मुज की सामान्य तौर पर जो चौड़ाई है वो करीब 50 किलोमीटर है, बहुत ज्यादा चौड़ाई नहीं है। सक्रिय जगह पर हॉर्मुज की चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है, 33 किलोमीटर ओनली। हॉर्मुज में शिपिंग लेन की चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। ईरान और ओमान के बीच में कई जगह समुद्री दूरी 24 माइल से भी कम है, 24 माइल से भी कम है। एक दूसरे पर इनकी समुद्री सीमाएं लगती है। 24 समुद्री माइल से कम दूरी होने पर मीडियन लाइन का सिद्धांत लागू होता है। इन देशों के बीच में होता है, समंदर के बीच में मीडियन लाइन खींची गई है ताकि वो देश अपने अधिकारों को सुरक्षित वहां पर रख सके। मीडियन लाइन के उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान लगता है। ईरान और ओमान को अपने अपने क्षेत्र के संसाधनों के इस्तेमाल का हक दे दिया गया इस मीडियन लाइन के माध्यम से। पूरा का पूरा हॉर्मुज, उस पर ईरान के साथ ही यूएई, बहरीन और ओमान का भी हक है। मीडियन लाइन के आधार पर अब तक जो कंट्रोल था वो ईरान का था और वही अभी भी वहां पर कंट्रोल कर रहा है। ईरान अब पूरे इलाके पर अपना कब्जा चाहता है, इसीलिए उसने यूएई तक अपना पूरा नक्शे का विस्तार करके दिखा दिया है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है। ईरान के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच में भी गहरी अदावत देखने को मिल रही है। रूस यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है उसमें यूक्रेन ने मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और एक बार फिर से उसने हमला कर दिया है। मॉस्को पर उसने कई सारी मिसाइल्स दाग दी है। मिसाइल दागने के अलावा उसने एक साथ 500 ड्रोन भेजे हैं, एक एक करके स्वार्म ड्रोन के माध्यम से उसने हमला किया है। लेकिन उसने एक बार फिर से यूक्रेन ने मॉस्को की तरफ भेज दिए हैं अपनी मिसाइल पावर के माध्यम से। वो दरअसल नुकसान पहुंचाने की जो कोशिशें हैं वो करते हुए नजर आ रहा है। मॉस्को पर उसने कई सारी मिसाइल्स दागी, एक के बाद एक कई मिसाइल्स उसकी तरफ से भेजी गई हैं। हालांकि ये एआई जनरेटेड फोटो है जो आप देख रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से मॉस्को पूरा दहलते हुए नजर आ रहा है। ये सीधे सीधे जो तस्वीरें आती है वो ये बताती है कि आखिरकार किस तरीके से वहां अभी भी जंग की आग लगी हुई है। राजधानी रशिया की मॉस्को, जहां पर ये हमला किया गया यूक्रेन की तरफ से, और यूक्रेन एक बार फिर से हमला कर रहा है और यूक्रेन सीधे सीधे ये बयान भी दे रहा है। वो कह रहा है कि जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको रशिया यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बता देती हूँ। 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस युद्ध को। यूक्रेन का रूस पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है। मिसाइल्स दागी गई, उसके बाद का हाल आपने देख लिया। मॉस्को की ऑयल फैसिलिटी पर भी बड़ा अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया है और इसके साथ ही सोलनेचनोगर्स्क जो फैक्ट्री है वहां पर यह बड़ा हमला किया गया है। हमले के बाद भीषण आग फैक्ट्री में लगी है, ये बताया गया। ये इसकी तस्वीरें सामने आई हैं, फैक्ट्री में किस तरीके से आग लगी है
फैक्ट्री धू करके जल रही है, उसे बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, स्प्रिंकल किया जा रहा है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूरी फैक्ट्री जल करके, पूरी ये रिफाइनरी जल करके दरअसल तबाह हो गई है और कई किलोमीटर दूर आसमान में काले धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। रशिया हो या फिर यूक्रेन हो, दोनों ही एक दूसरे पर बड़ा हमला कर रहे हैं। ये मॉस्को की ऑयल फैसिलिटी का जरा हाल देख लीजिए कि किस तरीके से इसे पूरा का पूरा तबाह कर दिया गया है। भीषण आग लगी हुई नजर आती है। दूसरी तरफ मॉस्को में मिसाइल से भी अटैक किया गया है और अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है 2022 के बाद से। ये जो आप तेल फैक्ट्री देख रहे हैं, ये सोलिनेचनोगर्स्क है, जिस पर हमला किया गया, जिसके बाद भीषण आग इस फैक्ट्री में लगी। इसे बुझाने का, आग को काबू करने का प्रयास जरूर से किया गया, लेकिन ये आग काबू में होते हुए नजर बिल्कुल भी नहीं आ रही। यूक्रेन का हाल तो पहले से ही ऐसा था, लेकिन यूक्रेन वैसे भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो रशिया को पिछले 4 साल से मुंहतोड़ जवाब देते जा रहा है और इस बार भी उसने वही किया है। उसने जो कदम उठाया है उसकी वजह से मॉस्को में जगह जगह सिर्फ और सिर्फ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आग की ही लपटों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर तरफ आग और धुएं का गुबार और सिर्फ बर्बादी यूक्रेन की तरफ से ये किया गया है। हालांकि यूक्रेन पर भी रशिया पलटवार जरूर से करेगा। रशिया इसके बाद चुप नहीं बैठने वाला है, उसकी तस्वीरें भी जरूर से आएंगी। पिछले 4 साल से यूरोप आग में धधक रहा है और ये आग यूक्रेन और रशिया मिलकर के एक दूसरे के शहर में लगाते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के देश में लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रशिया की तरफ से एक बयान आया जिसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है रशिया और यूक्रेन की वॉर जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। रशिया का कहना था कि ये युद्ध अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है, लेकिन यूक्रेन ने जो पलटवार किया है उसकी वजह से ये कह पाना नामुमकिन है कि ये युद्ध इस साल खत्म हो जाएगा। दोनों देश अभी भी उसी फ्रीक्वेंसी से एक दूसरे पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं जैसा कि उन्होंने पहले किया। अभी भी वो रुकने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं। यूरोप में पिछले 4 साल से जंग की आग धधक रही है। रूसी बारूद से यूक्रेन की जमीन लगातार दहक रही है, लेकिन यूक्रेन भी लगातार रूस पर पलटवार कर रहा है। जानकारी यह है कि यूक्रेनी ड्रोन की मार से रूसी राजधानी दहल उठी है। लगातार रूसी बारूद की बारिश सह रहे यूक्रेन ने ऐसा पलटवार किया कि रूसी राजधानी दहल गई। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर 500 से ज्यादा ड्रोन से बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि रूस ने पिछले हफ्ते यूक्रेन पर एक साथ कई हमले किए थे। इसके बाद से यूक्रेन ने भी अपना बदला लेना शुरू कर दिया। रूस के S-400 जैसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम साबित करते हुए यूक्रेन के जवानों ने बहुत बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने एक ही रात में 500 से ज्यादा ड्रोन दागे। ये ड्रोन का स्वॉर्म अटैक था, जिसका मकसद S-400 पेंटिसिर जैसे रूसी एयर डिफेंस को ओवरलोड करना था। रूसी सरकारी न्यूज एजेंसी के अनुसार इस हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला पिछले 1 साल में मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक रहा। इससे पहले इसी हफ्ते रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हमले किए थे, जिसमें कम से कम 25 लोगों की जान चली गई थी। तब रूस ने 24 घंटे में कथित तौर पर 800 ड्रोन दागे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार मॉस्को के उत्तर पश्चिम में स्थित खिमकी शहर में एक ड्रोन एक घर पर गिरा, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। वहीं उत्तर पूर्व के मितिशी इलाके में निर्माणाधीन घर पर ड्रोन का मलबा गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन के मुताबिक हमलों में कुल 12 लोग घायल हुए। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया कि उसने मॉस्को क्षेत्र में कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें तेल पंपिंग स्टेशन, एक रिफाइनरी और एंगस्ट्रॉम प्लांट शामिल रहा, जो रूस की सैन्य इंडस्ट्री को सेमीकंडक्टर सप्लाई करता है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने यूक्रेन के 556 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। वहीं मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को की ओर बढ़ रहे 120 से ज्यादा ड्रोन को एयर डिफेंस ने मार गिराया। कुछ ड्रोन के टुकड़े मॉस्को के सबसे व्यस्त सेरेमेतियोवो एयरपोर्ट के परिसर में भी गिरे। हालांकि वहां किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूक्रेन की तरफ से एक के बाद एक बड़े हमले राजधानी मॉस्को पर किए जा रहे हैं और इसकी वजह से यूक्रेनी सेना ने रूस को पूरी तरीके से दहला दिया है। राजधानी मॉस्को पर एक साथ ताबड़तोड़ 500 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि रूस के हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम भी ओवरलोड नजर आ रहे हैं और ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करने में कामयाब भी हो गए हैं। अब आपको ये बताती हूँ कि यूक्रेन के इस बड़े हमले पर आखिरकार और क्या जानकारी है, जो हमला हुआ वो कैसे हुआ, पहले ये बताती हूँ। यूक्रेन ने 500 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया। स्वार्म ड्रोन तकनीक से एक साथ कई दिशाओं से हमला किया गया। रूस आखिरकार इन हमलों को क्यों नहीं रोक पाया, वो जान लीजिए। S-400 पैंतुशीर जैसे सिस्टम ओवरलोड किए गए हैं। एक साथ बहुत ज्यादा ड्रोन आने से सिस्टम ओवरलोड हो जाते हैं, जो इन्हें रोकने में नाकामयाब रहे हैं। किन किन जगहों पर ये हमले हुए, तो ये हमले हुए ऑयल पंपिंग स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी, सेमीकंडक्टर बनाने वाले एंगस्ट्रॉम प्लांट पर। हमलों का अंजाम क्या हुआ? यूक्रेन के ड्रोन अटैक में 3 लोगों की जान चली गई है। मॉस्को में कई जगह ड्रोन गिरे, जिसकी वजह से आग लग गई है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने क्या बयान दिया? रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 556 ड्रोन को मार गिराने का दावा है उनका, लेकिन 500 जो ड्रोन गए हैं उन्होंने अच्छी खासी तबाही मचाई है। रूस जरूर ये कह रहा है कि उसने 556 ड्रोन को मार गिराया है और 2022 के बाद से यूक्रेन का ये सबसे बड़ा हमला माना गया है। रूस की जवाबी कार्रवाई। रूस ने यूक्रेन पर 287 ड्रोन दागे और कई सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है। जवाबी कार्रवाई उसकी तरफ से की गई है, लेकिन नुकसान की तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ रशिया से आती हैं। ये पहला मौका नहीं है जब यूक्रेन ने रूस पर भीषण हमला किया। इससे पहले भी कई बार यूक्रेन के जवाब रूस को दहला चुके हैं। रूस को न केवल सामरिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ा था। अब आपको यूक्रेन के उन हमलों के बारे में भी बताती हूँ। यूक्रेन के रूस पर जो भीषण अटैक हुए उसमें जून 2025 का हमला भी शामिल है। यूक्रेन की SBU ने रूस के अंदर 5 एयरबेस पर ये बड़े हमले किए थे। बेलाया, धौदिकेलेवो और इवानोवा सेवर्नी, ओलेन्या और इसके साथ ही यूक्रेन का बेस पर अटैक किए गए थे जून 2025 में। रूस के पूर्वी कोने पर मौजूद बेलाया एयरबेस पर भी हमला किया गया था। यूक्रेन ने ये रूस पर हमला किया था। यूक्रेन सीमा से 4300 किलोमीटर दूर स्थित है बेलाया बेस, जहां पर उसकी तरफ से ये बड़ा अटैक किया गया था। यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क प्रांत पर बड़ा अटैक कर दिया था। अगस्त 2024 में यूक्रेनी सेना का दर्जनों गांवों, सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा देखने को मिला था। उसके बाद ही अगस्त 2024 में ही रूस ने अपने नागरिकों को इलाके से रेस्क्यू करना शुरू कर दिया था, वहां से निकालना शुरू कर दिया था। सारी ऊर्जा और तेल रिफाइनरियों पर लगातार स्ट्राइक उसकी तरफ से की गई 2024 से 26 के बीच में। यूक्रेन के ड्रोन लगातार ऑयल फैसिलिटीज पर हमले भी कर रहे हैं। अप्रैल मई 2026 में यूक्रेन का पर्म क्षेत्र में तेल पाइपलाइन पर अटैक किया गया। यूक्रेन ने ही अटैक किया था। काला सागर के बंदरगाह तोआप्से की रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया। इसके अलावा अप्रैल 2024 में तातारस्तान के औद्योगिक क्षेत्र पर अटैक किया गया यूक्रेन की तरफ से और ल्यूकोइल की वोल्गोग्राद रिफाइनरी को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। यूक्रेन की सीमा से सटे बेलगोरोद पर भीषण अटैक दिसंबर 2023 में देखने को मिला था। यूक्रेन की सेना ने रॉकेट और मिसाइलों से ये हमले किए थे, जिसकी वजह से खासा नुकसान हुआ। रूस के 24 से ज्यादा नागरिकों की इस दौरान मौत हो गई थी। ये दिसंबर 2023 में जो हमला हुआ था उसकी वजह से हुआ था। तो ये पूरा इतिहास है जब यूक्रेन ने रूस पर भीषण अटैक किए हैं। अब एक और खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। खबर यह है कि यूक्रेन का रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बड़ा अटैक देखने को मिला है और ये बताया गया कि मॉस्को के दुरुकिनो इलाके में ये मौजूद है फैसिलिटी जिस पर हमला किया गया। यूक्रेन का रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह बड़ा अटैक देखने को मिला। मॉस्को के दुरुकिनो इलाके में मौजूद फैसिलिटी पर हमला किया गया। ऑयल फैसिलिटी पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला देखने को मिला। ऑयल फैसिलिटी के बड़े इलाकों में इसकी वजह से आग लग गई है। ये ऑयल फैसिलिटी पर जो हमला किया गया और इलाके में आग लगने की जो तस्वीरें हैं वो जरा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तस्वीरें सामने आई हैं जहाँ पर आग लगी हुई नजर आ रही है। हर जगह से मॉस्को से राजधानी से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहाँ आपको ये लगेगा कि ये काले धुएं का गुबार कहीं जाकर के खत्म होगा, लेकिन ये आसमान तक जाकर के सिमटा हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर भी ये खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहा। कई किलोमीटर दूर से न केवल इस धुएं को देखा जा रहा है बल्कि कई किलोमीटर आसमान में भी ये धुआं इसी तरीके से तबाही छोड़ते हुए नजर आ रहा है। आग की लपटें भी नजर आ रही हैं। ये हमले हर जगह पर हो रहे हैं, ऑयल रिफाइनरी हो या फिर कोई रोड्स हो
या फिर कोई शहर हो या फिर कोई इलाका हो, हर जगह पर ये हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन अचानक से इतने विभत्स हमले कर क्यों रहा है, ये भी जरा सोचने वाली बात है। रशिया ने कहा था कि ये युद्ध अपने आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे में यूक्रेन भी ये दिखा देना चाहता है पूरी दुनिया को कि उसने इस युद्ध को जीता है, ना कि गंवाया है। इसलिए बड़े अटैक अब उसकी तरफ से भी किए जा रहे हैं। एक साथ उसने 550 से ज्यादा ड्रोन भेजे हैं। उसकी वजह से तबाही लाई। अमेरिका अब उसका साथ देगा या नहीं देगा, ये भी जरा देखना होगा, क्योंकि हॉर्मुज के मुद्दे पर अमेरिका के साथ यूक्रेन खड़ा हुआ नजर आता है। यूक्रेन ने बड़ी तबाही तो ला दी है रशिया की तरफ से, अब जो तबाही लाई जाएगी उसके लिए भी यूक्रेन को तैयार रहना होगा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि मॉस्को के अंदर, राजधानी के अंदर आखिरकार यूक्रेन ने क्या तहलका मचाया हुआ है। उसने हमले रात को किए, लेकिन तस्वीरें दिन दिन तक आती रहेंगी। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आग लगी हुई है, जिसे बुझाने का, जिसे काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।